हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं और जनवरी 2024 तक मैंने करवा दिए हैं। 7 जुलाई वाला पेपर बचा हुआ था, तो आज ये जो पेपर है ये 7 जुलाई वाला है। इसमें CDP के जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर सेकेंड के CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ जनवरी 2024 तक। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? पहला विकल्प है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा है वृद्धि और अधगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और चौथा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहले आपको निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानना चाहिए। तो यह एक शैक्षणिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य निरंतर आधार पर छात्र के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करना है। यह दृष्टिकोण संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास सहित शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देता है। अब ये किसका समर्थन करेगा ये पूछा गया है। तो यह करेगा वृद्धि और अधगम प्रगति पोर्टफोलियो। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण दिया गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब इसमें अभिकथन क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये तो सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, ये भी सही है। लेकिन जो कारण है वह अभिकथन से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है, शिक्षक और बच्चे साथ में काम कर रहे हैं और इसमें समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, ये बताया गया है। तो दोनों में भिन्नता है, दोनों सही है लेकिन भिन्नता है। तो जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर इनमें संबंध होता, ये इसकी व्याख्या कर रहा होता, तो पहला विकल्प सही हो जाता। अब ये इससे भिन्न है, दोनों सही लिखे हुए हैं लेकिन ये भिन्न है, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बताते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? पहला विकल्प है किस्मत, दूसरा है कार्य कठिनाई, तीसरा है कोशिश की कमी और चौथा है योग्यता का अभाव। अब अभी क्या कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, स्वयं बता रहा है। तो वह अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है कि उसमें योग्यता का अभाव है, वह अंकों को नहीं समझ सकता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? पहला विकल्प है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। दूसरा है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। और चौथा है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि छात्रों के सीखने के अनुभव को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की, और संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं।
तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहले में लिखा है कि ऐसा कार्य देना जो उनके वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। तो जब असंबंधित होगा तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे? तो पहला तो इसमें गलत हो गया। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। सबसे पहले तो ये देखना है कि उनकी क्षमता किस आधार पर है और उनको वही कार्य देना है। उसके साथ ही उन्हें उचित समर्थन भी देना है और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला विकल्प है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। दूसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। और चौथा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है वह सुविधा प्रदाता की है, मार्गदर्शक की है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। बच्चे जिस आधार पर सीखना चाहते हैं, शिक्षक को उन्हें उस आधार पर सिखाना है, उन्हीं के अनुसार सिखाना है, यानी बच्चों के अनुसार सिखाना है। तो शिक्षक का जो कार्य है वह सुविधा प्रदाता का है, मार्गदर्शक का है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो जॉन डेवी ने दी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। पहला है सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। दूसरा है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तीसरा है बुद्धि का केवल एक ही आयाम है। और चौथा है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इनसे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें बिल्कुल रट लीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। ये 8वां प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पर रह गया है, तो पहले ये प्रश्न देख लेते हैं। इसको पढ़ लिया है, उसके बाद 7वें प्रश्न को देख लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। सही है। और संवेग और संज्ञान एक रूप से जटिल रूप से संबंधित हैं, ये भी सही है। तो जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संवेग जो है जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जिनमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं, व्यक्तिपरक अनुभव और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं जैसे धारणा, स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और निर्णय लेने को संदर्भित करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 7वां प्रश्न छूट गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? पहला है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित।
दूसरा है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। तीसरा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित, और चौथा है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। तो किसी अवधारणा के प्रस्तुतिकरण का अनुक्रम उस संरचित प्रगति को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से किसी अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है, समझाया जाता है और समझा जाता है। इसमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब ये सब क्या है, तो क्रिया आधारित यानी क्रियात्मक चरण। तो आरंभिक चरण में बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। वे करके, वस्तुओं से छेड़छाड़ करके और चीजों को सीधे अनुभव करके सीखते हैं। दूसरा होता है छवि आधारित यानी प्रतिरूपी चरण। तो जैसे जैसे बच्चे विकसित होते हैं वे वस्तुओं और अनुभवों की मानसिक छवियां या दृश्य प्रतिनिधित्व बनाना शुरू करते हैं। वे चित्रों या मानसिक छवियों के आधार पर चीजों को पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं। तीसरा लिखा है संकेत आधारित। तो अंत में बच्चे विचारों को दर्शाने के लिए भाषा और संख्याओं जैसे प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है विकास एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। तीसरा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। और चौथा है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो विकास के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है दूसरा विकल्प ये सही है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। क्योंकि प्रकृति में यह अधिक चक्रीय या सर्पिल होता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति पहले के चरणों या अवधारणाओं पर फिर से विचार कर सकते हैं और बढ़ती जटिलता के साथ उन पर निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। पहला है अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा। दूसरा है आत्मवाक के द्वारा। तीसरा है संतुलीकरण के प्रक्रिया द्वारा। और चौथा है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, आत्मवाक के द्वारा। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं स्वयं से बातें करते हैं, खेल रहे होते हैं तब भी स्वयं से बातें कर रहे होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अपने आप से बातें करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये आत्मवाक कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। पहला है व्याख्यान विधि। दूसरा है वीडियो दिखाना। तीसरा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण। और चौथा है निर्देशित खोज। तो कक्षा 5 के बच्चे हैं और उन्हें तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाना है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्देशित खोज। अब ये क्या होता है, तो निर्देशित खोज एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जहां छात्रों को संरचित अन्वेषण और पूछताछ के माध्यम से ज्ञान और अवधारणाओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। पहला है रटने व दोहराव। दूसरा है स्मृति सहायक विधियां। तीसरा है संकल्पना चित्रण। और चौथा है विस्तृत दोहराव। तो प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है पूछी गई है, तो रटना और दोहराव पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रभावी नहीं है क्योंकि रटने वाला जो ज्ञान होता है कुछ समय बाद भूल जाते हैं बच्चे, रटा हुआ ज्यादा समय तक नहीं रहता है। तो इसीलिए यह प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? पहला है, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तीसरा है, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और चौथा है, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, यानी जो इसमें से गलत है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प जो है वह इसमें गलत है कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है पूछी गई थी, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। बाकी जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं ये आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है ये सही है, अभिकथन सही है। कारण क्या कह रहा है? कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ये गलत है। तो ए सही लेकिन आर गलत, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आर क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जो मानकीकृत दृष्टिकोण होता है ये स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्तिगत अंतर और विविध पृष्ठभूमियों से आए छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसीलिए ये गलत है। ए सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जागृति जो है उसे पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, और जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा ही दिखता है लेकिन उसकी नस्ल अलग है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है? पहला है अहम केंद्रता, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है संरक्षण और चौथा है समायोजन। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, समायोजन। इसे ही आत्मसातीकरण और कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह उन प्रक्रियाओं में से एक का वर्णन करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं या स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के का निर्धारण है। पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षिक सफलता और चौथा है सीखने की शैली। अब इसमें से जो सही है वह बताने हैं, विकल्प नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो कारण और अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो इसमें पहला विकल्प जो है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों संबंधित हैं, जो अभिकथन कह रहा है उसकी व्याख्या कारण कर रहा है, तो इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? पहला विकल्प है स्वलीन क्रम विकार की, दूसरा है अधिगमात्मक विकलांगता की, तीसरा है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की, और चौथा है मस्तिष्क पक्षाघात की। तो दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार स्वलीन क्रम विकार की पहचान है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये क्या होता है? तो यह एक विकासात्मक विकार है जो संचार, व्यवहार और सामाजिक संपर्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, पहला विकल्प है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, दूसरा है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, तीसरा है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, और चौथा है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तभी बच्चे रुचि लेते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आम तौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, पहला विकल्प है नज़र कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, दूसरा है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, तीसरा है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है, और चौथा है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो आमतौर पर सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में क्या होता है कि जो एक जैसे अक्षर होते हैं उनको पहचानने में उन्हें भ्रम होता है। जैसे बी होता है स्मॉल लेटर में और डी, बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बी की जगह पर डी बना देते हैं, डी की जगह पर बी बना देते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू और एम में उन्हें कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। तो इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। पहला है निगमनात्मक अवधि, दूसरा है सहज काल, तीसरा है मूल काल, और चौथा है संवेदनशील अवधि। तो इसमें चौथा विकल्प ही सही है, संवेदनशील अवधि। अगला प्रश्न है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है जेंडर भेदभाव, तीसरा है जेंडर पहचान, और चौथा है जेंडर प्रारूप। तो विभिन्न जेंडर के व्यवहार में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। जैसे कि लोगों ने सोच बना रखी है, अभी भी कुछ लोगों की ये सोच होगी कि कुछ विशेष कार्य है जो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो ये सब जो धारणा होती है यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में, पहला विकल्प है विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, दूसरा है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, दूसरा है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, और चौथा है सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है।
तो समावेशी कक्षा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देती है कि सभी छात्रों को उनकी योग्यताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना सीखने के अवसरों तक समान पहुंच में शामिल किया जाए और वे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हों। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है सभी को समान रूप से शिक्षित करना एक ही विद्यालय में यानी नियमित विद्यालय में। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। दूसरा है छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। दूसरा है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देना। और चौथा है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। याद रखने वाला तो कभी उत्तर होगा ही नहीं, रटने वाला, याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। अब आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। दूसरा है अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। तीसरा है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। और चौथा है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। लिखा है, अभिकथन में जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में दो शब्दों वाला वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा 12 महीने की उम्र में ऐसा करे। कुछ में ये अवधि ज्यादा हो सकती है, यानी कुछ 15 महीने तक ऐसा कर सकते हैं, कुछ 20 महीने तक। तो ये किस कारण है? ये विकास में भिन्नता के कारण होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? पहला विकल्प है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा है भावात्मक परिवर्तन और चौथा है संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तविक में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? पहला है सामाजिक सरोकार और विवेक, दूसरा है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, तीसरा है दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून और चौथा है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो लॉरेंस कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों का वर्णन किया है और प्रत्येक स्तर में 2 चरण उन्होंने बताए हैं। अरुणिमा क्या तर्क दे रही है? कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। तो इसमें जो सही विकल्प है वह दूसरा विकल्प सही होगा, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ये चरण 5 में बताया गया है कि नैतिक तर्क व्यक्तिगत मूल्यों की सापेक्षता और सामाजिक अनुबंध के महत्व की मान्यता पर आधारित है।
तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला लिखा है, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। दूसरा है, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तीसरा है, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। और चौथा है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो सही है वह चौथा विकल्प है कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं। पहला है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, दूसरा है संरक्षण और अमूर्त चिंतन, तीसरा है नकल और प्रतिवर्तीता और चौथा है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछी गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वह 2 से 7 वर्ष है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चौथा विकल्प इसमें सही है। प्रतीकात्मक खेल या दिखावटी खेल शुरू कर देते हैं बच्चे, जहां वे किसी और चीज को दर्शाने के लिए वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा छड़ी ले लेता है और कहता है कि वह तलवार से खेल रहा है, तो यही प्रतीकात्मक खेल होता है। और जीववाद क्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें ये समझते हैं कि ये सजीव हैं, वही तरीके से उनसे व्यवहार करते हैं। जैसे लड़कियां ये कहेंगी कि गुड़िया को मैं खाना खिला रही हूँ या पानी पिला रही हूँ। इसी तरीके से लड़के जो हैं अपने खिलौनों के साथ बातें करते हैं, उन्हें कहते हैं कि उन्हें भूख लगी होगी। ऐसी जो बातें होती हैं वह जीववाद के अंतर्गत आती हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये पेपर था 7 जुलाई वाला। तो ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 2024 तक, मैंने सभी के CDP के क्वेश्चन करवा दिए। पेपर सेकंड के मैंने 2012 से शुरुआत की और जनवरी 2024 तक करवा दिए हैं। 7 जुलाई वाला पेपर बचा है, तो उसमें भी मैं सेकंड पेपर के भी CDP के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए मैं साइंस NCERT से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊंगी, जिसमें क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और अभी 7th की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। और साथ में साइंस की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। सुबह 9 बजे NCERT वाली वीडियो आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस वाली वीडियो आती है। तो आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।